सुनो सुनो जी सुनो सुनो, ये पहलवान ये पुरुष महान, कंडोम है इनका मंत्र, बच्चों में 3 साल का अंतर। बिमला नगमा रूपा मालती बिन भूले है गोली खाती, सविता सलमा बिल्लो रानी कॉपर्टी की ये दीवानी, लंबी दौड़ बेफिक्र जिंदगी हर मौसम है पिंकी पिंकी। मियां बीवी बातें करना, स्वस्थ परिवार की खुशियाँ चुनना। नमस्कार, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये स्वस्थ भारत कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है। तो आज के इस अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है वृद्धावस्था में हड्डियों से संबंधित समस्याएं, रोकथाम व उपचार। दर्शकों, वृद्धावस्था में हड्डियों से संबंधित समस्याएं होना और जोड़ों से संबंधित समस्याएं होना बहुत आम बात है, जिसको लेके हमारे मन में बहुत सी शंकाएं रहती हैं, बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं। उसका आज हम निदान करने के लिए अपने विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं बात पते की। संतुलित व पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन का सम्मिलित होना अति आवश्यक है। कैल्शियम व प्रोटीन के लिए दूध, दालें, अंडा, अंकुरित अनाज व मांसाहार पर्याप्त मात्रा में लें। उम्र के हिसाब से रोजाना व्यायाम करें, जैसे चहलकदमी, जॉगिंग, एरोबिक्स, और यदि संभव हो तो जिम में उचित मार्गदर्शन में वजन के साथ एक्सरसाइज करें। स्वस्थ भारत कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि आज हम वृद्धावस्था में हड्डियों व जोड़ों से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे, और इस समस्याओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार देवांगन, जो इंग्लैंड से प्रशिक्षित गठियावात व जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अभी अपने दर्शकों से चर्चा की कि आज हम वृद्धावस्था में होने वाली जो समस्याएं हैं, जोड़ों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित, उसके बारे में उनकी और हमारी समस्याओं का आप समाधान करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जिनको हम जीरियाटिक ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं, ये क्या होता है? जीरियाटिक ऑर्थोपेडिक्स क्या है? जी, जीरियाटिक ऑर्थोपेडिक्स को हम शुद्ध हिंदी में जैसे कहें, वृद्धावस्था की शुरुआत जहाँ से होती है, जो सामान्यतः 50 से 60 वर्ष के बीच कहीं भी प्रारंभ हो सकती है, उसको हम वृद्धावस्था से संबंधित जीरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। और ऑर्थोपेडिक्स ऑलरेडी जैसा आप जानते हैं कि हड्डी या जोड़ों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत आती है। तो जीरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में आज हम एक प्राइमरी बहुत बेसिक चीज़ें कि उस उम्र में क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उस उम्र में समस्याएं होने के लिए पहले से हम क्या तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज का युग जो है वो काफ़ी जागरूक युग है। आज का जो युवा युग है या एक मिडिल एज ग्रुप है, वो सारी चीज़ों के लिए पूरी चीज़ों की जानकारी रख के वो चाहता है कि
भविष्य को जितना सुरक्षित और हेल्दी, जिसको हम बोले, आज हर इंसान चाहता है कि हम हेल्दी रहें, और उस हेल्थ को बनाने के लिए हमको सर्वप्रथम चीज़ों को जानना जरूरी है कि आगे क्या समस्याएं आ सकती है, और उस समस्याओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, और यदि वो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है तो उसका उपचार क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वृद्धावस्था से संबंधित जो मुख्य समस्याएं हैं वो आपकी हड्डियों से आती है, और जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट डिस्कस करेंगे। ऑर्थोपेडिक्स में जो मेन प्रॉब्लम आएगी हड्डियों से या जोड़ों से संबंधित आती है जी। सामान्यतः इस उम्र में हड्डियां उम्र के साथ साथ जो आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं या पोषण की वजह से भी जो समस्याएं शुरू होती है वो हड्डियों के कमजोर होने की वजह से होती है। दूसरी समस्या होती है कि उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आप जोड़ों को उपयोग करते हैं, मेजर जो जोड़ होते हैं आपके, जो वेट बेरिंग एरिया जिसपे आपका वजन आता है, जैसे घुटने हुए आपके, कूल्हे हुए और स्पाइन, ये आपके आधार स्तंभ है। शरीर को मजबूत रखने के लिए आपके ये 3 आधार स्तंभ है, तभी आप प्रॉपर, कहना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल को, आपकी एक्टिविटी को हेल्दी रख पाएंगे, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है जी। बिल्कुल। यदि चलते रहना है तो आपके जो मेन कॉलम हुए, घुटना, कूल्हा और कमर, जो आपका जो बेस है, इसको यदि आपने अच्छे से रखा, देन आपकी पूरी लाइफ हेल्दी गुजर सकती है। जैसा आपने अभी कहा कि जो युवावस्था में या युवावस्था से थोड़ी जो बात की अवस्था 30 से 40 के बीच की जो अवस्था होती है, तो उस समय हमें ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके वृद्धावस्था में हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, कम से कम जो हड्डियों और जोड़ों से संबंधित जितने। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर हम जो फॉलो कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कुछ हिस्सों में बहुत अच्छा है और कुछ हिस्सों में बहुत नुकसानदेह है। हम आधी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। जैसे आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई है कि नॉर्मली पहले जो खेलना कूदना, एक्टिविटी, साइकिल चला के जाना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। आज हर इंसान यहाँ से सब्जी लेने भी जाना है तो अपनी गाड़ी उठा के चला जाता है, तो चलना फिरना बिल्कुल बंद है। कुछ लोग जो अवेयर हो चुके हैं, जो आजकल जैसा कि आपने बताया कि एरोबिक्स हुआ, रेगुलर एक्सरसाइज हुआ, वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक फिक्स रहता है कि आप आधे घंटे 1 घंटे करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आप समय का पूरा सदुपयोग करके अपनी लाइफ स्टाइल को नॉर्मल, इसमें भी ऑफिस वर्क में भी हुआ या जो भी हम सो कॉल्ड बोलते हैं स्टेशनरी जो आपका लाइफ स्टाइल हो गया, उसको आप जितना एक्टिव रखेंगे आपकी लाइफ स्टाइल के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जो चीज़ें हेल्दी है, जैसे कि इंडिया में कहें हम, आप भारत में कहें या एशिया में कहें, जैसे मैंने बताया कि पालथी मोड़ना, उकड़ू बैठना, ये अच्छा लगता है, बट मेडिकली ये चीज़ें लंबे समय से या वृद्धावस्था में जाके नुकसान करती है। तो आपको जहाँ पे तकलीफ शुरू हो जाए उस एक्टिविटीज़ को बंद कीजिए। जैसे खाना खाना है तो आप टेबल कुर्सी में खाना खाइए। सोने के लिए आप बहुत नीचे पलंग, सोफे का उपयोग बैठने के लिए ना करें। इवन टॉयलेट जो हम यूज़ करते हैं, इंडियन स्टाइल का जो टॉयलेट यूज़ करते हैं, वो एक समय के बाद आपको जैसे घुटने या जोड़ों में तकलीफ तो आप यूज़ नहीं कर सकते जी। उस चीज़ को आप अवॉइड करके वेस्टर्न कुछ चीज़ों को कीजिए। हेल्दी फूड स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है आपका जी। खाने में जो चीज़ें, जो एक कहना चाहिए भारतीय परंपरा के अनुसार जो खाना है, वो आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, और मैं कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छा है। उसका पूरा कोई विकल्प नहीं है, विश्व के सारे लोग इसको मान चुके हैं। दूसरी जो चीज़ आजकल की बहुत बड़ी समस्या है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की है, ओबेसिटी जी हाँ, मोटापा जो है जी। मोटापा एक कारण है जो कि आपको एक तरीके से आपको पूरा डल कर देता है। आप नॉर्मल एक्टिविटी को भी नहीं करना चाहते, तो यंग एज को आजकल आप देखेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं जो कि 20-25 की उम्र में नॉर्मल से बहुत हेल्दी दिखते हैं, तो हेल्दी होने की बजाय आपको फिट होना जरूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है उसके साथ साथ दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम जो हुई आपकी, और उसके साथ साथ हड्डियों की प्रॉब्लम तो होनी है। और जैसे जैसे वजन बढ़ता है शरीर पे आपका लोड भी बढ़ता है, चाहे वो हड्डियों में हो या दूसरे, चाहे हार्ट में हो, लंग्स में हो, किडनी में हो, और इवन जो हम कहते हैं कि केमिकल्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, उस हार्मोन्स का भी इफेक्ट ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ओबेसिटी को सबसे पहले कंट्रोल करना है। यदि आपने ओबेसिटी और अपनी लाइफ की एक्टिविटी को 40-50 की उम्र तक आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया, तो मैं समझता हूँ कि आपका जो वृद्धावस्था की उम्र है वो आपकी काफ़ी सुखी और हेल्दी हो सकती है जी जी। दर्शकों, हड्डियों से होने वाली समस्याएं और उनके रोकथाम उपचार के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये संदेश। ये मेरी फैमिली, प्यारी सी बीवी और 2 छोटे बच्चे। वो जब भी जो मांगते हैं हमेशा उनके लिए लेकर आता हूँ। इस बार सेहत लेके जाओ।
भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज और 2 करोड़ लोगों को हृदय रोग है। नियमित व्यायाम करें, फल सब्जियां खाएं, सेहतमंद रहें, तले भुने खाने से परहेज करें, डॉक्टर की सलाह लें। आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार देवांगन, जो इंग्लैंड से प्रशिक्षित गठियावाद और जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं हड्डियों से होने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में, उसके रोकथाम के बारे में और उसके उपचार के बारे में। तो डॉक्टर साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे कि सामान्य इंसान को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आपने हमें बता दिया। ऐसी कौन कौन सी और समस्याएँ आती हैं वृद्धावस्था में, मतलब हड्डियों और जोड़ों से संबंधित, जिसके बारे में हम थोड़ा जागरूक रहें और सावधान रहें? देखिए, सामान्यतः बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने पिछले बताया कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से कमर में तकलीफ, जोड़ों में खासकर घुटने और कूल्हे में जो तकलीफ शुरू होती है, उसको रोकने के लिए तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई जी। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो आपने सुना होगा कि हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से होता है, और उसकी वजह से दूसरी समस्या होती है कि जरा सा आपने कहीं चोट लगी, गिर गए, तो जैसे बाथरूम में नहा रहे हैं, पैर स्लिप हो गया, आप गिर गए, तो आपने सुना होगा हिप फ्रैक्चर हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके आसपास रहने की जो चीज़ें हैं उसको आप ऐसा संभाल के रखें जैसे हम छोटे बच्चे के लिए संभाल के रखते हैं कि चलते समय कोई कारपेट उठाना हो, रास्ता इतना सफिशिएंट हो कि कोई टकरा के गिरे नहीं, टॉयलेट में जैसे प्रॉपर पकड़ने की जगह हो, उठने या बैठने की, क्योंकि जहाँ पे आपके उठने बैठने की समस्या ऑलरेडी है, यदि आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो टॉयलेट में गिर पड़े, तो उसके कारण से जो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं वो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ओल्ड एज में जो समस्याएं होती है कि रीढ़ की हड्डी की जो कहना चाहिए हम लोग एक एक पीस जो होते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो धीरे धीरे बैठने लगते हैं, और थोड़ी सी चोट की वजह से उसमें फ्रैक्चर होता है, और स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उसके कारण उसके अंदर जो नर्व कॉर्ड होता है, जो नर्व होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, तो कई बार पैरालिसिस तक की सिचुएशन आती है। तो इसके लिए आपका गिरना और जो एक्सीडेंट्स होते हैं, माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं, ये कोई मोटर व्हीकल वाले एक्सीडेंट्स नहीं होते कि आप चल रहे हैं सोफे में, पता चला कि छोटा बच्चा दौड़ता आ रहा है, आप उसको पकड़ने गए, गिर गए, तो वहाँ पे आपका हिप फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, तो इसको संभालने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि आपने रेगुलर एक्सरसाइज की है और आपने डॉक्टर की प्रॉपर सलाह ली हुई है, तो आपके बोन की क्वालिटी कितनी है उसको देखते हुए आपको सजेशंस दिए जाते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन को कंटिन्यू करें, या फिर हो सकता है कि आहार में क्या परिवर्तन करें, या एक्सरसाइज को आप आपके संबंधित जो भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है उसको आप और क्या अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सलाह लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें होती है कि जोड़ की जो समस्याएं आती है, घुटना एक ऐसा जॉइंट है जिसमें शरीर का पूरा लोड इंडिपेंडेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। आप यदि ध्यान से देखें तो जो हिप है, आपका कूल्हे का जो जोड़ है, वो शरीर के मेन आधार से जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि आप इस पैर को देखने जाएं तो जो घुटना है वो पूरा का पूरा अधर में लटका हुआ है, और जब आप चलते हैं तो पूरा एक पैर में वजन पूरे शरीर का अल्टरनेट आता है। थोड़ी सी भी परेशानी आपको, आपकी चाल में परिवर्तन आता है कि आप कभी बचा के चलने, जिसको हम पेनफुल गेट बोलते हैं, कई बार थोड़ा सा दर्द हुआ तो आप बचा के झुक के चलने लगते हैं, उसका सीधा असर आपके कमर में आता है, जिसकी वजह से कभी आपने देखे होंगे कि कोई भी 50-60 की उम्र की या इवन 40 की उम्र की लेडीज़ खास कर रहती है कि कमर में दर्द रहता है हमेशा, और ये एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है। आप शुरू में अवॉइड करना शुरू करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि ये कि हड्डियों के घिसने वजह से या खिसकने की वजह से आपको कमर में समस्याएं शुरू हो रही है। जी, कमर में घुटने में जो डॉक्टर साहब, ये महिलाओं से संबंधित आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। जनरली होता क्या है, घर पे जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनको ये लगता है कि हम घर के छोटे मोटे काम तो करते रहते हैं, इसकी वजह से हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो तो चलती रहती हैं, तो लेकिन फिर भी हमें ये तकलीफ़ क्यों होती है कि घुटने की तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है। तो घर में जो बुजुर्ग मेंबर हैं, जो खासकर महिलाएं हैं, तो आप घर के अन्य सदस्यों को भी और घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हो सकती है, उनको आप ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे कि दूसरे मेंबर उनका कैसे ख्याल रखें, खान पान से भी संबंधित, और वो खुद स्वयं वो जो महिला है वो अपना ध्यान कैसे रखे कि मतलब उनको क्या अलग से एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो किस टाइप की एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम महिलाओं को ये रहता है हम तो घर के छोटे मोटे काम करते रहते हैं, उठना बैठना, आपने जैसे कहा कि बच्चों को संभालना, ये करना, तो उनको क्या अलग से किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और होती है तो किस टाइप की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूँगा कि सामान्यतः क्या होता है, कोई भी घर परिवार का सदस्य या इवन महिलाओं की बात नहीं, पुरुष भी क्या सोचते हैं,
सर हम तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, हमारी पूरी कसरत इसमें जी, हो जाती बिल्कुल। है, जो कि ये जो अवधारणा है बहुत ही गलत है, मैं कहूँगा हेल्थ की दृष्टि से। आप देखिए कि जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, जैसे सलमान खान, ऋतिक रोशन, इन्होंने बॉडी इसलिए नहीं बना रखी कि इनको कुछ अलग करना है, बट ये स्वस्थ क्यों कहलाते हैं, इन्होंने शरीर के लिए अलग से समय दिया है। जी। जो आप घर का काम करते हैं या पुरुष जो ऑफिस का काम करते हैं या बिजनेस का काम करते हैं, ये आपके शरीर के लिए नहीं है, ये आपके बिजनेस या अर्निंग के लिए है। तो इस चीज को मैं फिर से समझाना चाहूंगा कि जो भी घर का काम आप कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए नहीं है, वो आपके समाज और परिवार के लिए है। तो इसके लिए बिल्कुल सही है कि आपको आपके शरीर के अनुसार कौन सी कसरत करनी है, कौन सी कसरत नहीं करनी है। इसमें बहुत ही बड़ा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत ही जटिल नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने प्राइमरी स्कूल में आप अपने बच्चों को देखिए, उसको सुबह सुबह व्यायाम कराया जाता है, 8-10 प्रकार के व्यायाम कराए जाते हैं। यदि आप उसको शुरू से कर रहे हैं, उस बचपने से लेकर बुढ़ापे तक, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है। हम स्कूल से निकलने के पश्चात उस व्यायाम को भूल जाते हैं, उसको कभी नहीं करते। और आज के युग में आप देखने जाएंगे तो उसी चीज़ को जो प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे आप एरोबिक्स कहिए, जिम कहिए, उसमें आप पैसे देके उसी छोटी सी चीज़ को सीखते हैं। और सामने वो जो इंसान होता है, जिसको आप जिम का मास्टर कहिए, ट्रेनर कहिए, वो पहले ज़माने के हमारे स्कूल के टीचर हुआ करते थे, वो आपको छड़ी लेके करवाते हैं। तो बहुत ही कॉमन सा चीज़ है कि आपको वही चीज़ें करनी जो आपको स्कूल में सिखाई जाती थी, प्रोवाइडेड आप उसको रेगुलर करें। आपकी लाइफ में रेगुलर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक दिन मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट आप महीने के 20 से 25 दिन तो उसको कोशिश करें। और एल्स सप्ताह में 5 दिन की आप इतना तो रूटीन बनाएं कि भाई मंडे टू फ्राइडे जैसे आप ऑफिस जाके काम करते हैं, 2 दिन की छुट्टी आप घर परिवार के लिए अलग रखें, लेकिन जो बाकी का 5 दिन है, उस 5 दिन में आप जैसे कि आप रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं वैसा ही रेगुलर उस चीज़ को रखें, तो आगे आने वाली आई सपोज 90% समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। स्त्रियों के विषय में आप खास कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि स्त्रियों को भगवान ने बहुत अलग से बनाया हुआ है। जी। उसमें अलग क्या चीज़ है कि पूरी संरचना, जैसे आप कहें कि पूरा उनका स्ट्रक्चर, उनका हार्मोनल जो उनके केमिकल्स जो ऐसे बनाए हुए हैं कि कुछ ना भी करें या इवन आप बहुत अच्छे से उनको प्रोटेक्ट भी करें, उसकी सावधानी भी लें, तो भी 40-45 के पश्चात 80% फीमेल्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो उसको अपने से समझने के साथ साथ आपको, मैं कहूँगा कि 40 की उम्र जहाँ पे आपकी पहुँच रही है फीमेल्स के लिए खास, तो 40 के पश्चात आप किसी न किसी चिकित्सक से आप रेगुलर, जिसको हम फैमिली फिजिशियन बोल सकते हैं, आप उनके टच में रहिए, आप उनसे सलाह लेते रहिए कि भाई ये समस्या हुई तो क्या, वो हो सकता है उनको जरूरत पड़े तो उसके विशेषज्ञ के पास आपको भेज देंगे। और नॉर्मली उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन जो 40 से 50 का जो फेज है, जिस समय हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ उस समय हड्डियों की समस्या शुरू होती है और उसको हम नॉर्मली अवॉइड कर देते हैं। तो अभी जो मैं कहूँगा कि जो अवेयरनेस के सेगमेंट में एक बात कहना चाहूँगा, जो भी समस्याएं आपको समझ में आती है, कुछ दिखती है शरीर में, तो उसको अवॉइड मत कीजिए, नेग्लेक्ट मत करें। आप उसको कोशिश करें कि किसी विशेषज्ञ से जाके पूछें कि ये चीज़ें दिख रही है। और इवन आज तो मैं कहूँगा कि यदि आप विशेषज्ञ के पास नहीं जाते हैं, आज आपके पास में इंटरनेट, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर और इवन इंटरनेट में बुक्स इतने सारे हो चुके हैं कि आप यदि ढूंढना शुरू करें, जी हाँ, तो आप सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान आप खुद से निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए आप इवन उसके जो स्पेशलिस्ट हैं आपके शहर में, आपके गांव में, आपके एरिया में, आप ढूंढ के उनसे आप डिस्कस कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जैसा ये जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसमें भी आपकी एक्सेसिबिलिटी इतनी रहती है कि उन समस्याओं का आप अच्छे से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच होगा कि आप खुद से कोशिश करें कि घर परिवार और अपने आप को देखने के साथ साथ आपको कुछ अपने बारे में खुद से भी जानने के लिए आगे आना चाहिए। जी, मतलब जो बुजुर्ग हैं या जो सामान्य इंसान भी हैं, वो अपने को लेके बहुत जागरूक जो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके हैं, समझिए कि जो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि जो अभी यंग जनरेशन है, मिडिल एज जनरेशन है, वो उनके लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकते हैं। आजकल काफ़ी प्रोग्राम्स चलते हैं, तो जिसको हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कहते हैं, उसको आप अटेंड कीजिए प्रॉपर, और उसमें से आप अपने काम की चीज़ें आप उनसे पूछिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जैसे 100 के ग्रुप में आपने कुछ लेक्चर लिया, कुछ प्रॉब्लम्स शेयर की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए जो, तो आपका जो हम सो कॉल्ड कहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको विशेषज्ञ से इसी कारण से सलाह लेके करना बहुत आवश्यक है। कोई भी योग हो गया या फिर एक्सरसाइज हो गई या मेडिकल फैसिलिटी में जो चीज़ें बताई जाती है, उसमें खास आपको ये बताया जाता है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, उसको आपको समझना जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास आपको एक बार विशेषज्ञ से लेके सलाह लेके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी जी,
डॉक्टर साहब, इन रोगों के नियंत्रण में आप हमारे स्वस्थ भारत कार्यक्रम का और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कितना योगदान मानते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि भारत की 70 to 80% जनसंख्या अब भी गांव में है। जी बिल्कुल। उनके पास पर्सनली किसी को पहुंच पाना अभी भी संभव नहीं है। आज भी रेडियो टेलीविज़न है, और मैं समझता हूं कि आज से 20 साल के पहले के भारत को देखें और आज के भारत में देखें तो केवल 10% का डिफरेंस है, और वो जो 10% ऊपर आ चुका है, जी। जो कहना चाहिए कि काफ़ी अवेयर हो चुका है, लेकिन बाकी के जो 60% और 70% पब्लिक है उसको हम इसी के थ्रू ही बता सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप एक सीरियल में चलाइए, हर सप्ताह 15 दिन में कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा रखें जिसको हम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ये जो आपने आज वृद्धावस्था शुरू किया है ये एक इंट्रोडक्शन है, खाली एक भूमिका है, और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम आपको 5 से 10 एपिसोड अभी ऐसा डिसाइड कर लेना चाहिए जिसमें कि आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकें, कि जिसमें हम स्पेसिफिकली घुटने का लेंगे, फिर कमर की समस्या ले सकते हैं, कूल्हे की समस्या, गर्दन की समस्या, और इवन हाथ पैर के जोड़ों की समस्या को हम अलग अलग पूरा इसमें कवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, हमारे दर्शकों की बहुत सारी समस्याओं का आपने समाधान किया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले डालेंगे एक नज़र चलते चलते पर। हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित जो भी तकलीफ हो तो विषय विशेषज्ञ से अतिशीघ्र संपर्क करें। हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। प्रारंभिक अवस्था में ही जागरूक रहें व सावधान रहें। घर के अन्य सदस्य, घर के बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम के तहत आपको हम समय समय पे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में आपको इसलिए लिए चलते हैं ताकि आपको हम जानकारी दे सकें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम संचालित हैं उनका संचालन किस प्रकार गाँवों में हो रहा है। इसी क्रम में आज हम हैं रायपुर जिले के जरवाए गाँव में। यहाँ पे हमारे साथ हैं कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और ग्रामीण जन। इनसे हम ये बातचीत करेंगे कि जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे जितने कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य पर आधारित, उनका संचालन किस प्रकार हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। सुकमा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, किस तरह से आंगनबाड़ी में बच्चों का ध्यान रखते हो? सबसे पहले हम बच्चे को व्यायाम करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। उसके बाद हम उसको नाश्ता के रूप में हर दिन अलग अलग उसका नाश्ता देते हैं, वितरण करवाते हैं। तो पहले सबसे पहले बच्चों की साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। पहले उसको हम हाथ धुलवाते हैं साबुन से, फिर उसको खिलाते हैं, फिर उसके बाद फिर हाथ धुला के उसको और अन्य प्रकार की औपचारिक शिक्षा दिया जाता है उसको। आपके आंगनबाड़ी केंद्र में अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो आप तुरंत क्या करते हो? सबसे पहले हम उसके मम्मी पापा को बुलाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और स्वास्थ्य का गांव के पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। ज़्यादा सीरियस होता है तो बाहर ले जाते हैं। अब बच्चों के खान पान पे क्या क्या ध्यान रखते हो और तिरंगा भोजन क्या है? तिरंगा भोजन जिसमें हरी पत्तीदार सब्जी, फल फूल और दूध दही का उपयोग होता है, उसे हम तिरंगा भोजन कहते हैं। और सभी गर्भवती माताएं जितने भी हमारे पास ग्राहक आते हैं उसको हम यही बताते हैं कि तिरंगा भोजन का उपयोग कीजिए। समय समय उसका वजन कराते हैं, उसके वजन के हिसाब से हम उसको खान पान, साफ सफाई और अपने आसपास के वातावरण को साफ सफाई करने के बारे में बताते हैं। आप आंगनबाड़ी सहायिका हो, आंगनबाड़ी में किस तरह से बच्चों का ध्यान रखते हो? आंगनबाड़ी में सबसे पहले बच्चे का स्वागत करते हैं, उसको साफ सफाई, उसको अच्छा से हाथ धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, साफ सफाई, बर्तन रोजाना शुद्ध पानी भरते हैं। तो अपने घर में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह से रखते हो? हाँ, वही साफ सफाई, सवेरे से उठना, ब्रश भंजन करना, हाथ मुँह धोना, स्कूल जाना, ये सब सफाई करती हूँ। बरसात का मौसम है, इसमें बोलते हैं बीमारियों का अंबार हो जाता है, मलेरिया, फाइलेरिया, जल जनित रोग कई बार हो जाता है। इससे बचाव के लिए क्या करते हो? वही मच्छर वगैरह दानी लगा के और अपन जो मच्छर मारने का वो दवाई वगैरह है वो करके छिड़काव करके फिर वो करते हैं। और कोई व्यक्ति घर में बीमार हो गया तो तुरंत क्या करते हो? तुरंत जैसे अपन गांव में वो है तो डॉक्टर को बुला के फिर सलाह देते तो फिर बाहर ले जाती हूँ। जैसे बड़े डॉक्टर है अपने रायपुर वगैरह में तो फिर वहाँ लेके जाके दिखाती हूँ। आप गृहिणी हो, घर में अपने बच्चों का, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह से रखते हो? साफ सफाई करने का, हाथ पैर धोकर उसको खाना खिलाने और घर में साफ सफाई करके बच्चों को ध्यान रखते हैं। घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, परिवार का सदस्य, तो तुरंत क्या करते हो? डॉक्टर के पास लेते हैं उसको। गांव में मितानिन है जी, उसका सहयोग मिलता है? हाँ।
दोस्तों, ये थे हमारे साथ जरवाए के कुछ ग्रामीण जन, साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका। ये हम ये बता रहे थे किस तरह से साफ सफाई का महत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लोग इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन थोड़ी और सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो बेहतर लाभ चिकित्सा संबंधित इनको मिल सकेगा। स्वस्थ भारत का आज का ये अंक आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व विचार हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है स्वस्थ भारत द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन नंबर 492007। हमारा ईमेल आईडी है swasthbharatraipur@yahoo.in। दर्शकों, स्वस्थ भारत के अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलती जाती है